जय हिंद। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। टोटल का टोटल हिंदी को डेडिकेटेड करके वीडियो बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में जो भी क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था 2018 में, एक तो 18 तारीख को हुआ और एक 19 तारीख को हुआ। तो यह जो 18 जून को पेपर हुआ है 2018 में, बच्चों आपको पता होगा कि 2018 में 18 जून 2018 को पेपर हुआ था। इसमें टोटल 2 शिफ्ट हुए और 19 जून को भी पेपर हुआ, 19 जून 2018 को, इसमें भी 2 शिफ्ट हुआ। तो आज जो हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो 2018 की भर्ती थी उसमें हिंदी का पेपर कैसा आया था, वह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इस बोर्ड पर हिंदी के लिखे हैं जो 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। तो यह कैसा है, तो याद रखेंगे जो 2018 का पेपर है 2018 जून में हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी है। टोटल फर्स्ट शिफ्ट का किसका पेपर है? हिंदी का पेपर है। ध्यान से देखेंगे 2018 जून में फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का पेपर है। यह सारे के सारे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हमने लिखा है, यह सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में आए हुए थे। जो भी व्यक्ति आज आप लोग टारगेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, आप याद रखिएगा हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 74 नंबर आपके हाथ में होते हैं। यानी कि हिंदी के 37 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 74 नंबर आपके हाथों में होता है। जी बिल्कुल। तो आज हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे कि 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, यह सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय को ना खत्म करें और सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। ध्यान से देखिए, ये जितना भी बोर्ड पर लिखे हैं 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं, यहां लिख दे रहे हैं 2018 फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है, याद रखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है। क्लियर? चले देखें, सबसे पहले तो एक चीज समझिए, इसमें हम बता रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। आपको क्या करना है कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उन टॉपिक को बहुत ही बारीकी से, बड़ी ही दिमाग लगाकर आपको पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। देखेंगे यहां पर बात करें कि देशभक्ति में कौन सा समास है, ध्यान से सुनिएगा। देशभक्ति में बात करें तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास है, इसको याद रखेंगे। क्लियर? देशभक्ति को जब समास विग्रह करेंगे तो होता है देश के लिए भक्ति, यानी कि देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यानी कि कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। याद रखेंगे अच्छी तरीके से। सेम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। एक चीज समझिए, जब आपको पता है कि 2018 में पेपर हुआ 2 शिफ्ट में, ठीक, फिर 2020 में पेपर हुआ 2 शिफ्ट में, तो आप देखेंगे जैसे 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 समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे हिंदी का जो पेपर है वह थोड़ा थोड़ा टफ टफ आता जाएगा। पक्का? यानी कि जो अभी जो 2023 का भर्ती का पेपर आप देंगे, चाहे जब भी देंगे, तो हिंदी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अभी ये फर्स्ट शिफ्ट का हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जब सेकंड शिफ्ट का आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप स्वयं समझेंगे कि हाँ, हिंदी का कुछ सेकंड शिफ्ट में हल्का सा बढ़ गया है। क्लियर है? आइए यहां पर समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि देशभक्ति में समास कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में समास कौन सा? तत्पुरुष समास। सबको पता होगा। आमतौर पर समास कुल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अगर पूछे मुख्य रूप से समास कितने, तो 4 प्रकार के, और पूछे समास कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। याद रखिएगा। यहां लिखा है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा। इसमें आपको बताना है तद्भव कौन है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया था, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा। इसमें आपको बताना था तद्भव कौन है। तो यह देखेंगे, यह अनुस्वार है, यह अनुस्वार है, यह तालव्य है। इनसे यह जो सारे के सारे अक्षर हैं यह तत्सम है। कैसे हैं? तत्सम। तो तद्भव कौन हो जाएगा? अचरज। यानी कि यहां पर तद्भव कौन है जी? अचरज। अचरज आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। नेक्स्ट देखेंगे शीत का विलोम क्या है। अच्छा एक बात बताएं आप, शीत का मतलब क्या होता है? शीत का मतलब क्या होता है? गर्म या ठंडा? बोलिए, शीत गर्म या ठंडा? तो बिल्कुल शीत का मतलब होता है ठंडा।
शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। तो इसका विलोम पूछा, क्या गर्म कर दें? बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। देखें, जिस भाषा में हमें शब्द दिया होता है उसी भाषा में हमें विलोम बताना होता है। अगर हमें दिया रहता, लिखा रहता गर्म, तो ओकर कर देते ठंडा, कोई दिक्कत नहीं। या हमें लिखा रहता ठंडा तो उसका विलोम कर देते गर्म, कोई दिक्कत नहीं। जिस भाषा में, याद रखेंगे, शब्द दिया है उसी भाषा में विलोम होगा। जैसे शीत का मतलब हमें पता है ठंडा, यह संस्कृत भाषा का शब्द है, तो शीत का विलोम क्या होगा? उष्ण। उष्ण यानी कि गर्म, तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा? उष्ण। क्या हो जाएगा? उष्ण। क्लियर? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक चीज और समझे ध्यान से, देखिए, जब आप विलोम पढ़ेंगे तो कुछ विलोम ऐसे होते हैं, सेलेक्टेड विलोम आते हैं, जो आपके किताब में दिए हैं वही आपके पेपर में आएंगे, निश्चित है, कहीं बाहर और से नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किताब से ही आते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। केवल उन्हीं विलोम को, जो आपको ना याद हो, उन्हीं विलोम पर ध्यान लगाना है, वही विलोम आपको फंसा सकते हैं। क्लियर? आगे देखें क्या है, यहां लिखा है कर का अर्थ नहीं है। एक दिया है कर है शब्द और इसका अर्थ नहीं है। तो देखेंगे, कर का मतलब होता है दिनकर। कर, कर का मतलब क्या? किरण से दिन हो जाता है। कर का मतलब आपको पता होगा, टैक्स का भी मतलब कर होता है, लगान भी कर होता है। और याद रखेंगे, हाथ से करके ही खाते हैं, करेंगे कुछ कर, कर कर यानी कि हाथ को भी क्या बोलते हैं? कर। यानी कि कर का अर्थ नहीं है सूर्य, सूर्य कर का अर्थ नहीं है। बाकी कर जो होता है, किरण को भी कहते हैं, टैक्स को भी कहते हैं, हाथ को भी कहते हैं। तो कर का अर्थ कौन नहीं है? सूर्य। बिल्कुल। इधर देखें, जो कठिनाई से मिलता हो, याद रखेंगे, जो आसानी से मिल जाए ओके बोलते हैं सुलभ, जो कठिनाई से मिलता हो उसे बोलते हैं दुर्लभ। याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ। बिल्कुल। देख रहे हैं, एक होता सुलभ शौचालय, मोदी जी है जगह ही जगह एकदम सुलभ शौचालय बना दिए, जहां आपको पता चले जाना है शौचालय अगल बगल, ताकि कहीं ना कहीं सुलभ एकदम तड़ाक देना मिल जाएगा, सुलभ। जो कठिनाई से मिलता, बड़ी कठिनाई से, ओके क्या बोलते हैं? दुर्लभ। क्या बोलते हैं? दुर्लभ। नेक्स्ट है, एक लिखा है अनिल और एक लिखा है अनल, कहा है इसका अर्थ बताइए। याद रखेंगे, इस अनिल का मतलब होता है हवा, पता होगा अनिल का पर्यायवाची, इसे बोलते हैं श्रुति संभिन्नात्मक का क्वेश्चन है। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब अग्नि पावक, अनल, अनल मतलब आग। बिल्कुल, अनिल का मतलब होता है हवा यानी कि वायु लिख दें, और इसका मतलब होता है अनल का मतलब अग्नि। क्या होता है? अग्नि, है ना। यानी कि हवा, और किसकी बात हो रही है? आग की। नेक्स्ट है, पराजय में उपसर्ग बताइए। दिखाई दे रहा है, पराजय में उपसर्ग। तो पराजय में याद रखेंगे, जय तो आपका मूल शब्द हो गया, उपसर्ग होता है परा। उपसर्ग क्या होता है? परा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, पर उपसर्ग होता है, ऑप्शन में भी पर दिया रहेगा, लेकिन याद रखिएगा, पराजय में जो उपसर्ग होगा वह क्या होगा? परा। पर लगाएंगे तो पर निकाल के फेंक देगा बाहर। बिल्कुल, क्या हो गया? परा। लिखावट में प्रत्यय, लिखावट में, लिख आपका मूल शब्द है, देखेंगे लिख आपका मूल शब्द है, और इसमें एक ऐसी मात्रा है, एक वह है, यह किसी मात्रा है आ की, यानी कि लिखावट में जो प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आवट। बिल्कुल, लिखावट में जो प्रत्यय है वह क्या है? आवट। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट, महोत्सव में संधि बताइए। महोत्सव, महाधन उत्सव है ना, महाधन उत्सव, इसी का संधि विच्छेद करना है, महाधन उत्सव। और आप लोग बताइएगा यहाँ पर कौन सी संधि है ना, गुण है, वृद्धि है, कौन सी है? बस दो में से उत्तर बताइएगा। यहाँ पर महाधन उत्सव, महोत्सव में संधि बताइए, तो कहेंगे महाधन उत्सव जो होता है उसे ही क्या बोलते हैं? महोत्सव बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैंने घर जाना है। मैंने घर जाना है, कहा है कि कौन सा अशुद्ध है? चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक में दिया रहेगा मैंने, एक में दिया रहेगा घर, एक में दिया रहेगा जाना, एक में दिया रहेगा है ना। कौन सा शुद्ध है? मैंने घर जाना है, ऑटोमेटिक आपकी आत्मा चीख कर कहेगी मैंने घर जाना है, तो भाई लगा दे, अशुद्ध कौन का लगाएगा? मैंने है का, मैंने का होता है जी, मैंने। मुझे घर जाना है या मुझको घर जाना है, उसे घर जाना है या उसको घर जाना है, मैंने घर जाना है, कौन सा शब्द हुआ भाई? एकदम धप्पी है, गलत है। तो क्या हो जाएगा? मैंने। कौन सा भाग अशुद्ध है? मैंने। या मैंने नहीं होना चाहिए था, मैंने की जगह क्या होना चाहिए था? मुझे। क्या होना चाहिए था? मुझे। मैंने की जगह क्या होना चाहिए था? मुझे। बिल्कुल, याद रखते जाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, दिखाई दे रहा है नीचे? चले ऊपर लिख देंगे इसको, इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट है,
स्त्रीलिंग बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, स्त्रीलिंग बताइए। उपहार, मस्तक, रचना और ग्रंथ। देखें बच्चों, स्त्रीलिंग और यहां पर लिखा है पुल्लिंग, इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। आपको दोस्त बता दें कि आज से कम 2-2, 3-3 स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर प्रैक्टिस बनाते हुए चलिए। एग्जाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके पेपर में अच्छा खासा फंसा कर चले जाते हैं। आप लगा कर तो आते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक और इसमें सच्चाई है, लोग कहते हैं कि शब्द में पिरो ले, शब्द में बैठा ले, वाक्य में बैठा ले, वाक्य में बैठाकर इनका उत्तर दे दे। तो यह जो नियम है वह मानकर चले 20 से 25% काम करता है। यानी कि अगर आपसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछ दिया तो एग्जाम में जितने शब्द हैं या आपकी किताब में जितने शब्द हैं, सारे शब्दों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अदरवाइज यह क्वेश्चन आपको माइनस में डालने के लिए ही आते हैं। ना हो तो शब्द में बैठाइए और लगाइए उत्तर। आमतौर पर जितने प्रैक्टिस है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के कर लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं रुकेगा तब। अदरवाइज कुछ ऐसे नए शब्द आएंगे, वह मानकर चलिए एग्जाम में आपको माइनस में ही दिलाने के लिए आते हैं स्त्री और पुल्लिंग, है ना। तो क्वेश्चन हमसे कहा है, यहां देखिए उपहार दिया है, मस्तक दिया है, रचना और ग्रंथ। तो पूछा है हमसे जरा बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आज ही आप याद रखिए, रचना जो होती है यह स्त्रीलिंग होती है, रचना जो होती है यह स्त्रीलिंग होती है। क्योंकि शब्द में पिराते हैं तो क्या कहते हैं, रचना की जाती है। या भले हमें पता है रचना की जाती है, लेकिन एग्जाम के समय आप उतना दिमाग लगा नहीं पाएंगे। डायरेक्ट याद रखिए, रचना स्त्रीलिंग होती है और राष्ट्र पुल्लिंग होता है। ठीक है, राष्ट्र क्या होता है, पुल्लिंग। क्योंकि इच्छा, रक्षा और योग्यता, इच्छा, रक्षा और योग्यता ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। राष्ट्र क्या होता है, पुल्लिंग होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी और चौपट राजा नहीं लिखा, अपने मन से मत जोड़ दीजिएगा, केवल अंधेर नगरी है। हमसे पूछा है कि अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है। बिल्कुल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी जो नाटक बना है उसके लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक क्वेश्चन और आता है, आपको याद करना चाहिए, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक क्वेश्चन और आता है, तमस, तमस जानते हैं, अंधकार। तमस के भी लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो याद रखेंगे, तमस के भी लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, भारतेंदु भौ से भारत, भारत और भारत, भारतेंदु, भारतेंदु। तो याद रखेंगे भारत जैसा, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कमायनी, ये क्वेश्चन आ चुका है, कमायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। इसमें कुल 69 खंड है। कितने खंड है, 69 खंड है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, गोदान किन की रचना है, बताइए तो। गोदान, गोदान प्रेमचंद्र जी की, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना का नाम क्या है, गोदान। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। नेक्स्ट, कबीरदास की रचना का नाम। तो कबीरदास की रचना का संग्रह, यानी कि कबीरदास जो रचना लिखते थे उस रचना को एक ग्रुपिंग किया गया, एक ग्रुपिंग किया गया, ग्रुप में बैठाया गया। और उन रचनाओं का जो सबसे फेमस 3 रचना हुई उनको कहा गया साखी। याद रखेंगे, साखी, साखी, शबद, शबद, रमैना, रमैनी। साखी, शबद, रमैनी, इन तीनों रचना को एक रचना कहते हैं, केवल एक रचना कह देते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं बीजक। क्या कहते हैं, बीजक। बी से बीजक, कबीर, बी से बीजक, कबीर। तो कबीरदास की 3 रचना का जो संग्रह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीजक। क्या बोलते हैं, बीजक। अब हमसे पूछे कि बताइए कबीरदास जो हैं इनकी भाषा कैसी रहती है। तो कबीरदास की जो भाषा होती है उसे बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी। क्या बोलते हैं, पंचमेल खिचड़ी या साधुक्कड़ी भाषा। क्या बोलते हैं, साधुक्कड़ी भाषा, है ना। याद रखेंगे, कबीरदास की जो भाषा होती है उसे बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी या साधुक्कड़ी भाषा। नेक्स्ट है, अगला है, इधर देखेंगे, इधर 2 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ने विभक्ति किसकी है। हमसे पूछा है, मिटा कर लिख देते हैं, पूछा है हमसे नी विभक्ति किसकी है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है, ने विभक्ति किसकी है। ने ऐसे बना दिया है, इसी के बारे में अंडरलाइन कर दिया है, करा है ने विभक्ति किसकी है, किसकी है। तो आप जरा ध्यान से समझिए,
ने लिखा है, ने, तो कर्ता ने, तो किसकी है जी? कर्ता की। बच्चे बच्चे को पता होगा कर्ता की विभक्ति है ने, याद रखेंगे कर्ता की विभक्ति क्या है? ने विभक्ति किसकी है? कर्ता की है। नेक्स्ट, अच्छा यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनेंगे। संज्ञा में जो विभक्ति प्रयोग होती है उसे क्या कहते हैं, और सर्वनाम में जो विभक्ति प्रयोग होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे संज्ञा में जो विभक्ति प्रयोग होती है उसे बोलते हैं विशलिष्ट। क्या बोलते हैं? विशलिष्ट विभक्ति। क्या बोलते हैं? विशलिष्ट विभक्ति। और सर्वनाम में जो विभक्ति प्रयोग होती है स से सर्वनाम, उसे बोलते हैं संश्लिष्ट विभक्ति। क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट विभक्ति। याद रखिएगा इसको अच्छे तरीके से। क्या लिखना है? संज्ञा में जो विभक्ति प्रयोग होती है उसे बोलते हैं विशलिष्ट, और सर्वनाम में संश्लिष्ट, है ना? क्या कहते हैं? संश्लिष्ट। नेक्स्ट, इतनी बातें हो गई। अच्छा एक बचा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। देखिए कह रहा लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़का पुस्तक पढ़ा है ना? जैसे मैं कह दूं आप पढ़े हैं तो वर्तमान, लेकिन यह वर्तमान में भी कब पूरा हो चुका काम, इसे बोलते हैं पूर्ण वर्तमान। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान। तो कह रहा है क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कौन सा काल है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ चुका है, कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान। यानी कि वर्तमान काल में ही पढ़ा है और वर्तमान काल में काम पूरा हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं पूर्ण वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कैसा है? पूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट आ जाते हैं इधर, यह बचे हैं, है ना? कह रहा है सदैव बहुवचन में कौन प्रयोग होता है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 4-5 को लिख दे रहे, इसी में से कौन एक आएगा। देखिए कह रहा है सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि कौन सी चीजें ऐसी है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होती है। यही हमसे क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा चीज इसमें से है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। यह क्वेश्चन है आपका, ठीक है? कौन सा चीज ऐसा है जो किसमें होता है? सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। देखिए दिमाग लगाइए जरा, आपको पता होगा कुछ, सोचिए विचारिए, उत्तर बताइए, है ना? देखें सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला चीज है प्राण। क्या नाम है? प्राण, दर्शन, और याद रखेंगे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर, यह 3 अक्षर ऐसे हैं जो हमेशा पेपर में आते हैं। आते तो बहुत हैं, लेकिन इन तीनों को एकदम हमेशा याद रखेंगे, जिसमें सदैव बहुवचन है। क्या है? प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर। जैसे अगर कोई लिखा हो प्राण चले, प्राण चला गया, प्राण चला गया, चाहे हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर हो गया, तो यह वाक्य गलत है। क्यों गलत है? समझिए, प्राण बहुवचन है तो कई संख्या में जाते हैं तो प्राण चले गए लिखते हैं और हस्ताक्षर हो गए लिखते हैं। याद रखिएगा, अब यह वाक्य सही होगा। क्लियर? चले फिलहाल जब हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। सदैव बहुवचन में इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट 4 ऑप्शन है, एक में है काम, एक लिखा है वह, एक लिखा है और एक लिखा है। हमसे पूछा है कि अव्यय कौन है, बताइए। मतलब काम, वह और है। हमसे पूछा है कि इनमें यह ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा अव्यय है। तो काम जो है यह तो क्रिया है जी, यह तो अव्यय होगा नहीं। वह सर्वनाम है, अव्यय होगा नहीं। है सहायक क्रिया है, यह होगा नहीं। बच्चा क्या ऑप्शन? क्या? और, तो अव्यय कौन हो जाएगा? और। इनमें का दिमाग लगाना था जी, ये तो चिल्ला कर कह रहा था हम ही उत्तर है। नेक्स्ट अगला है पूर्ण विराम का संकेत खड़ी पाई। याद रखिएगा, बस ये तो खड़ी पाई यार, यही तो पूछा है। पूर्ण विराम का संकेत क्या है? खड़ी पाई। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है जहां पर वाक्य अपना अंतिम रूप लेता है, शब्दों के तार टूट जाते हैं, उतार चढ़ाव बंद हो जाता है, वहां पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम। बस बात खत्म। और पूर्ण विराम लिखते समय कौन पगलाया होता है तो इसे खींच के नीचे बिंदी लगा देता है, गड़बड़ा जाता है। याद रखिएगा, पूर्ण विराम मतलब सीधे पाई, एकदम खड़ी पाई, नीचे बिंदी उंदी कुछ नहीं, सीधे एकदम पूर्ण विराम, बस बात खत्म। नीचे बिंदी लगा दिए तो संबोधन विस्मयादि बोधक का चिन्ह बन जाएगा। बस यह होता है पूर्ण विराम। ठीक, नेक्स्ट आगे। अगर कोई पूछे पूर्ण विराम किस भाषा के देन है, तो इसकी उत्पत्ति हिंदी में, हिंदी भाषा के देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका वाच्य बताइए। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका आपको वाच्य बताना है कि कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, काम पुस्तक पर हो रहा है, तो कौन सा? कर्मवाच्य। कौन सा? कर्म वाच्य हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? पुस्तक पढ़ी जाती है, वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। ठीक है, हर एक चीज दिख रहा है आपको, समझ भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे और इससे
हाई लेवल आपको पढ़ के जाना है, बढ़िया लेवल की तैयारी करके जानी है कि एग्जाम में अगर कठिन क्वेश्चन देखे, आसान बनाएगा तब तो वेरी नाइस है ना, क्या दिक्कत है। और कठिन भी बना दे तो हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस प्रकार की तैयारी हमें बनाकर जानी है। आगे देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट है दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ है। देखते होंगे, कहते होंगे बड़ा हरा नहीं, ऐसे अपने में कहते होंगे दूध के धुला था तू, कहते होंगे बिल्कुल गोरे बोलते होंगे, आप भी लोग बोलते होंगे बड़ा बोल रही है अपने दूध एक धुला है, इस प्रकार का है ना। तो दूध का धुला होना, दूध का धुला होना अगर कोई है तो एकदम निर्दोष होगा, एकदम ओकरे ऊपर एको कलंक नहीं होगा। तो दूध का धुला होने का मतलब क्या है, एकदम निर्दोष होना है ना, एकदम निर्दोष होना या शुद्ध होना, एकदम निर्दोष होना, एकदम निर्दोष होना, निर्दोष होना, एकदम निर्दोष। 1% का तो एकदम दूध एक धुलल है, आप लोग कहते हैं वाह साला बतियाला अपने दूध एक धुलल है, आप भी लोग कहते हैं दूध का धुलल है बहुत, बिल्कुल दूध का धुला एकदम निर्दोष होना, याद रखेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंपॉर्टेंट है जी, यह मुहावरा है। अगर पूछे मुहावरा किस भाषा का शब्द है तो अरबी भाषा का। मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है, पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्यांश होता है। चलो आगे पढ़ेंगे, इधर देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहले तो जो क्वेश्चन है उसको कर ले। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब जौने का लाठी रहेगा वो एक भैंस रहेगा। इसको सरकारी विभाग में समझते हैं, जौने का कोनो बहुत बढ़न पोस्ट पर कोई रहेगा, अगली बारी चपरासी उपरासी थैला देगा, कलर कलर तो बना ही देगा, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति अपना काम कहीं ना कहीं बना लेगा। जौने का लाठी रहेगा वही लाठी से वैसे खाक देगा, तो जो व्यक्ति बहुत बड़े पद पर रहेगा अपने घर के सब जनी खाक को ही में चढ़ा लेगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या है कि शक्तिशाली व्यक्ति अपना काम बना लेता है, शक्तिशाली व्यक्ति अपना काम बना लेता है, अपना काम व्यवस्था कर लेता है या बना लेता है, व्यवस्था कर लेता है या बना लेता है। नेक्स्ट है वीर रस का अस्थाई भाव, तो वीर याद रखेंगे यार, अब बताइए ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए था ना, ये सब आपको पता होना चाहिए था। वीर रस का अस्थाई भाव, वीरों के मन में क्या होता है, उत्साह, तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह। जितने भी वीर होते हैं उनके मन में क्या होता है, उत्साह होता है जी। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, उत्साह। आपको बता दें यह 2018 फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया और सेकंड में भी यही क्वेश्चन आया, दोनों सेम क्वेश्चन। तो वीरों के मन में क्या होता है, उत्साह होता है। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्रा होती है, याद रखेंगे। सब तो मैंने छंद एक एक लाइन पढ़ाया है, आपको मात्रिक छंद तो पढ़ाया, वार्णिक छंद भी पढ़ाते जिसमें वर्णों की गिनती होती है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, 13। याद रखेंगे प्रथम 13 11 का होता है और 11 और 13 का होगा तो इसे बोलते हैं सोरठा, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यमक, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यमक। याद रखेंगे अगर अलंकार जो होते हैं जी, अलंकार, इसके प्रतिष्ठापक है महर्षि दंडी। कौन है, महर्षि दंडी जी, याद रखिएगा, है ना। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कुल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। याद रखिएगा, अर्थालंकार में ऊ से बने आते हैं उपमा उत्प्रेक्षा रूपक, उपमा ऊ, उपमा उत्प्रेक्षा और रू की मात्रा रू, रूपक, या तीनों। शब्दा में यमक अनुप्रास श्लेष। तो भाई उपमा उत्प्रेक्षा और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये सब के सब अर्थालंकार होते हैं। बचा कौन, यमक। शब्द अलंकार कौन हो जाएगा, यमक। शब्द अलंकार कौन हो जाएगा, यमक। इधर देखेंगे लिखा है ट प श क, इनमें से तालव्य कौन है, मतलब किसको तालु से बोलते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब बच्चों को पता होगा यह, है ना, एकदम मन में उठ गया होगा उत्तर। क्या हमसे बोला है, बताइए, कहा है ट प श और क, पूछा है कि इनमें बताइए तालव्य कौन है, मतलब तालु से। तो इसको तो मूर्धा से बोलते हैं, नहीं होगा। प को प प प प किससे बोलते हैं, ओष्ठ से, नहीं होगा। क कंठ से, तो श ही क्या है, तालव्य। श ही क्या है, तालव्य, बिल्कुल। नेक्स्ट क ख ग घ अंग अघोष। क ख ऐसे पूछा है, को है, गो है, घो है, जो। इनमें हमसे पूछा अघोष कौन है, यानी कि घोष नहीं होता है, तो क क्या है, अघोष। यानी कि पहला दूसरा अघोष होते हैं, बाकी के पीछे तीनों के तीन क्या होते हैं, है ना, बाकी के तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होता है। हमसे पूछा अघोष, तो क तो पहला अक्षर है, तो अघोष क्या हो जाएगा, क। याद रखेंगे इतना क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए, तो चले, ये तीन क्वेश्चन और बचे हैं, इन तीनों को समझ लेते हैं, यानी कि 2018 फर्स्ट शिफ्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से एक बात सुनिए, जरा ध्यान से समझें। आपको पता है
कि हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन आएंगे, 2 के अनुसार मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर होंगे 74। आप बच्चों बताइए 24-25 मिनट का वीडियो हुआ और भी आप बात बोले हैं, पता नहीं कुछ काम की है कुछ नहीं काम की है, लेकिन 24-25 मिनट के वीडियो में इस यूपीपी के पूरे हिंदी के क्वेश्चन को आराम से कर लिए हैं। हम तो बताए हैं आपको और भी बातें बताए हैं। आप जब पेपर में बनेंगे, पेपर जब आपके सामने होगा तो हिंदी के वीडियो मतलब हिंदी के क्वेश्चन में याद रखिएगा कि आपका जो समय है बच्चों, याद रखेंगे कम से कम आपका समय अधिक से अधिक लग भी जाए ना तो भी आपका 9 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 9 मिनट में पूरा हिंदी का पेपर पढ़ के गोज गाज कर रगड़ देना है, याद रखिएगा, है ना। अभी सोचेंगे कि चले एकदम धीरे धीरे करेंगे तब तो बानर बनेंगे, याद रखेंगे हिंदी का वीडियो 9 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8-9 मिनट में पूरा हिंदी हो जाना चाहिए आपका, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें। और सर कोई पूछेगा सर कितना क्वेश्चन सही कर लें, 35 हो जाए ठीक है। अरे 35 हो जाए तब ठीक है कि 37 के 37 हो तब ठीक है। कुछ लोग भाई कह रहे हैं कि सर बढ़िया जा रहा है, हिंदी ठीक जा रहा है, 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहा है। कहाँ गलत हो रहा है बाबू? 3-4 क्वेश्चन पढ़े हैं, समय है, कह रहे हैं सर हिंदी हमारा ठीक जा रहा है, 34 क्वेश्चन सही हो जा रहा है। 3-4 क्वेश्चन कौन लेकर जाएगा? 3 क्वेश्चन कहाँ गया आपका? कहाँ गलत हो रहा है? आखिर गलत नहीं होना चाहिए, याद रखें। तो जो 74 नंबर है आपके फ्री के नंबर हैं, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं आराम से, याद रखिएगा। आपको एक बात बता दें कि जो अभी जो 37 क्वेश्चन कराए हैं बच्चों, उसमें 5 क्वेश्चन गद्यांश के हैं। 5 क्वेश्चन किसके हैं? गद्यांश के। तो 5 क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं, मात्र कितना क्वेश्चन कराए हैं? 32 क्वेश्चन, है ना। क्योंकि गद्यांश लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ा समस्या होगा लिखने में, आपको पता है, इसीलिए 5 क्वेश्चन गद्यांश का छोड़ दिए हैं। ये गद्यांश तो आप कर लेंगे, आसान होता है, देखकर उत्तर बताना होता है, नहीं समझ आएगा तो हम किसी दिन करा देंगे। ये 5 क्वेश्चन गद्यांश के होते हैं, क्लियर। चले इन क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि सर्वनाम बताइए। ये जो 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें सर्वनाम बताइए। आप लोग खुद बताइए। घर सर्वनाम होता है जी, घर ये तो संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान है, संज्ञा। पहाड़ नहीं है, संज्ञा। नदी संज्ञा है जी। तो क्या है सर्वनाम? कौन है? आप है जी। सर्वनाम कौन है? आप, बिल्कुल। सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं? प्रकार पूछे तो 6, और अगर पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है तो 11 संख्या होती है। संयुक्त सर्वनाम एक होता है जो सर्वनाम का 7वां भेद। कोई पूछे सर्वनाम का जो 7वां भेद होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है विशेषण बताना है। लंबाई, बुढ़ापा और समझ, ये तो संज्ञा में है। शांत क्या हो गया आपका? विशेषण। किसी की विशेषता बता दो, बहुत शांत लड़का है, शांत, याद रखेंगे, है ना। अगर समझदार रहता तो भी विशेषण हो जाता, यहाँ पर केवल समझ है। समझदार रहता तो विशेषण हो जाता, अदरवाइज क्या? शांत। नेक्स्ट है, एक बात देखें, उत्तर प्रदेश पुलिस का आप पेपर दीजिए और प्रेरणार्थक क्रिया से क्वेश्चन ना बने, यह हो ही नहीं सकता। हर साल आना है प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप बताएं बच्चे, क्लास में हमने बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया कुल कितने प्रकार की होती है? 2। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता खुद काम करता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में प्रेरणा देकर दूसरे से काम करवाता है। तो आना या वाना आता है। जैसे अगर हम लिख दें, है ना, जैसे हम लिख दें पढ़ाना और पढ़वाना। देखिए अगर टीचर खुद पढ़, जैसे मान लेते हैं बोल दे शिक्षक या बोल दे प्रधानाचार्य विद्यालय में पढ़ाता है, तो खुद अपने पढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक। पढ़वाता है दूसरे से, द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर क्या है? गिरना। गिरना अगर रहता गिराना, जैसे कह दे, है ना, जैसे कह दे कि रोहित इमरान को गिरा दिया, है ना, यह क्या है? गिरना। अगर गिराना रहता, गिराना, गिराना, है ना, रोहित इमरान को गिरा दिया, तो रोहित इमरान को गिरा दिया, गिराने का काम कर रहा है तो प्रथम प्रेरणार्थक खुद करेगा, तो यह है गिरना। नहीं यार, नहीं, गिरना, ये अपनी गिर जा रहा है, गिरना। प्रथम हमसे पूछे प्रेरणार्थक। बोलना, बोलाना रहता तो कर देते, बोलना है। कहना, कहाना रहता तो कर देते। यहाँ पर क्या है? सुनाना, आना या वाना, सुनाना, है ना, आना या वाना होता है सुनाना, यानी कि क्या कर रहा है? कर्ता खुद काम कर रहा है तो सुनाना। याद रखेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो आज बताइए हमने क्या किया? 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने हिंदी जो भी पूछा है टोटल हिंदी हमने आपको बता दिया, याद रखिएगा।
2018 कब का है? 2018 है ना। कब की बात है? 18 जून 2018। कैसा? शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, ठीक। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर या 2018 का मैंने आपको पूरा डिटेल करा दिया। आपको समझ आया? प्रयास करिएगा समझने का। नहीं समझ आया, दिमाग लगाइएगा पढ़ने का। बेहतरीन। देखें यार, रिजल्ट आपके सामने है। लेवल बढ़ा गया है। लेवल 18 में डाउन था, 19, 20, 23 में आ जाए तो थोड़ा सा जब समय परिवर्तित हो गया तो समझ होना चाहिए आपको कि लेवल भी थोड़ा सा बढ़ के आएगा, यानी कि तैयारी आपको थोड़ा सा बड़े लेवल पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक बातें आपको मेरी समझ आई होगी, मजा भी आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता भी होंगे, है ना। इसमें कोई होगा कहेगा सर जी वह क्या पढ़ाए हैं, 32-35 मिनट समय खा गए, पूरा पूरा क्वेश्चन आ रहा था। बाबू रे हम बताए हैं बस कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, देख लेना। यानी कि वर्णमाला पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, छंद पढ़ना है, रस पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, विराम चिन्ह पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है, लिंग पढ़ना है। सब टॉपिक को तैयार करना है, जितने टॉपिक से, यानी कि 37 टॉपिक से क्वेश्चन है, 37 के 37 टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए बच्चे, बिल्कुल। चले ठीक है, कल लेकर आएंगे 18 जून का सेकंड शिफ्ट, 19 उसके बाद 19-20 वाला लेकर आएंगे। पूरा आप देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। यकीन मानिए इसी में से 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।